आप यूजीसी रेगुलेशन को इनको पढ़ना चाहिए। अभी हमारी पूरी पेपर वर्क हम लोग तैयार करके बैठे हैं। रात में छाती में पेट में दर्द होने लगा, कपार दर्द करने लगा। हाँ, दो लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कोई हम लोग को सीट नहीं दे रहा है। डेलीगेट लोग आया था, बोला कि राज्यपाल से मिलाते हैं। तो ठीक है, टाइम रखे हमारे लोग जाएंगे, अगर 7 तक कॉल होगी। बिहार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में होने वाली सारी बहालियों में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। इंतजार कर रहे हैं कि बहाली आएगी तो हम फॉर्म भरेंगे और वो एपीआई स्कोर के बेस पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उम्र के ऐसे पड़ाव पर अब हैं कि अब कुछ इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पिछले 11 दिन से पटना के गर्दनी बाग में एक अनशन चल रहा है और ये अनशन आप देख सकते हैं कि ऑल पीएचडी होल्डर रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार के इनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को लेकर पिछले 11 दिन से ये आमरण अनशन पर है। एक साथी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आमरण अनशन पर है। 3 और लोग थे जिनकी तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब हुई है, हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए हैं। बिहार में रांची जैसा माहौल देखने को मिला। हमने दिल्ली के जंतर मंतर से पूरी कहानी बताने की शुरुआत की और अब बिहार में वो परिस्थिति पहुंच गई है। मांग क्या है, क्यों ये 11 दिन तक ऐसे ही बैठे हैं? हमारे साथ कुंदन जी है, बातचीत करेंगे। क्या प्रमुख मांग है? 11 दिन बीत गया, सरकार सुन नहीं रही आप लोगों की। देखिए, मांग आप लोग कर रहे हैं? ऐसी मांग कर रहे हैं कि सरकार अपनी एक नीति बनाई है जो नीति अकर्मण्य है। जैसा लग रहा है कि घमंडी सरकार या तानाशाही सरकार ने थोप दिया है इस नीति को बिहार के बच्चों के भविष्य पर। 6 मांगे हमारी प्रमुख रूप से हैं और ये 6 मांगे आप सर्वे कर लो पूरे बिहार में। अगर ये 6 मांगे हमारी गलत हो गई, आप सर्वे करो पूरे बिहार में। अगर 6 मांगे कह दे, एक दिन सर्वे कर लो आप, अगर ये 6 मांगे कल कह दे पूरा बिहार की गलत है तो हम चले जाएंगे उठकर यहाँ से बिना किसी को कुछ कहे। ये 6 मांगे हैं। पहली मांग है हमारा कि इन्होंने स्टैचूट 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए एक स्टैचूट बनाया है जिसे 2026 का नाम से जाना जाता है। स्टैचूट 2026 और कोई एक लंबा नाम है उसका। उसमें बिहार के छात्रों के हितों का हनन किया गया है और यूजीसी के रेगुलेशन को चैलेंज किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यूजीसी के रेगुलेशन टेबल 3A में चेंजिंग लाना चाहेंगे तो चेंज करने के लिए आपको पहले विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों में उसको पास कराना है। और यहाँ तक कि आपने विधानसभा और विधान परिषद के सदनों में बिना पास कराए उसे लागू भी किया और आपने अपॉइंटमेंट में कर दिया। सरकार की पहली गलती। आप यूजीसी रेगुलेशन को इनको पढ़ना चाहिए। अभी हमारी पूरी पेपर वर्क हम लोग तैयार करके बैठे हैं। दूसरी है कि बिहार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में होने वाली सारी बहालियों में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। कम से कम 85% सीट जो है वह बिहार के छात्रों का होना चाहिए। आप ये पेपर आप पढ़ रहे हैं, देखिए मात्र 100 कुछ सीट पर ही मात्र बिहारी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। आज मैं उसका एक रिपोर्ट अभी तैयार भी कर रहा था ना, तो कीजिए। तो ये है कि डोमिसाइल नीति को आप लागू करिए। तीसरी मांग है कि बिहार में कई सालों से कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि बहाली आएगी तो हम फॉर्म भरेंगे और वो एपीआई स्कोर के बेस पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उम्र के ऐसे पड़ाव पर अब हैं कि अब कुछ इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यूजीसी का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 55 साल पर बहालियां हुई हैं बिहार में और इन्होंने इसको घटाकर नया स्टैचूट में 43 कर दिया। हम चाहते हैं कि उस एज को 55 ही रहने दिया जाए। लगातार 5 साल आप बहाली लाइए, 55 रखिए और 5 साल के बाद आप एज चेंज करिएगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहां आज़ादी के बाद इस स्टेट में, ये एक ऐसा स्टेट है कि आज़ादी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली मात्र 5 से या 6 बार हुई है। सोच लीजिए, ये डाटा देखिए जाकर, मात्र 5 से 6 बार। और पिछले 30 सालों में मात्र 3 बार हुई है और वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। आज भी उसको ज्वाइन कराया जा रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नई वैकेंसी इन्होंने घोषित कर दी, ज्वाइनिंग करा दिया, 10 दिन में रिजल्ट दिया, फटाफट बहाली कराई है इन्होंने। उस फटाफट बहाली के तो हम विरोधी नहीं है, क्योंकि हमारे वो भी भाई हैं जो ज्वाइन किए, वो भी भाई हैं। हम चाहेंगे कि वो FTF वालों को भी अब संविदा क्यों, जीवन में एक प्रोफेसर या जीवन में एक व्यक्ति कितनी बार एग्जाम देगा नौकरी के लिए? अभी नौकरी करने गया, फिर होगा 10 महीना बाद फिर उसको एक एग्जाम लीजिएगा, कितनी बार नौकरी देगा? एक बार IAS बनते हैं तो आप एक बार परीक्षा देते हैं और बन जाते हैं। कोई भी काम एक बार करते हैं, चुनाव भी होता है तो एक बार होता है, फिर 5 साल के लिए बन जाते हैं। तो ये उनका भी अब जो है
रेगुलर कर देना चाहिए। मैं तो कहूँगा उनको रेगुलर कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार के विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से अतिथि शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, 10 साल से, 7 साल से, 8 साल से। उनका उम्र समाप्त हो गया है। वो इस इंतजार में थे कि हमें वैकेंसी आएगी, उनको तो मौका आपने नहीं दिया। और लोकतंत्र में मौका समानता का अधिकार है, तो लोकतंत्र में मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन उनको तो आप मौका से वंचित किए। ये सरकार की नाकामी है कि आपने उनको मौका से वंचित किया। तो इस आधार पर मौका से वंचित करने का तर्क ये बनता है कि उनका सेवा समायोजन करके 65 साल तक के लिए उनको नौकरी दी जाए, अब दी जानी चाहिए। और अंतिम हमारा मुद्दा है, छठा मुद्दा है कि बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्वायत्तता का हनन हो रहा है। ये सरकार एक कानून ला रही है जिसमें बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों पर अपना हस्तक्षेप करेगी। अरे आपसे 10+2 तक तो संभल नहीं रहा है, आप कलर बदलने में लगे हुए हैं। आप विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में किसको आपसे सिलेबस तो तैयार हो नहीं रहा है। NEP आप लागू तो कर दिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें तो है नहीं। और जो महामहिम आए हुए हैं उनको पता नहीं कौन गाइड कर रहा है, क्या गाइड कर रहा है, या सरकार को कौन अधिकारी क्या गाइड कर रहा है। एक दीपक कुमार ACS हैं, ये सब उनका किया धरा है, ये सब उन्हीं का किया धरा है। अभी 211 जो डिग्री कॉलेज खुले हैं उसमें जो वैकेंसी हुई है, उस वैकेंसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए उस वैकेंसी को वो सब हमारे छोटे भाई बहन हैं जो ज्वाइन किए हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा, ना मैं उनका विरोधी हूँ। लेकिन वैकेंसी जो हुई है वो गलत तरीके से हुई है। वो जॉब करने गए हैं बेचारे, रोजगार को सबको जरूरत है तो जॉब करने, लेकिन वो वैकेंसी जो की गई है वो गलत तरीके से हुई है। API स्कोर लागू नहीं किया गया। UGC के मानकों में आपने परिवर्तन अगर किया तो क्या विधानसभा और विधान परिषद से उसको पास करवाया उस कानून को? क्योंकि UGC के उस रेगुलेशन टेबल 3 में कंडिका 3 जब आप देखेंगे उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना विधानसभा और विधान परिषद में पास कराए इसको आप सामने नहीं ला सकते हैं। और इन्होंने अपॉइंटमेंट तक कर दिया, तो उनके भविष्य को उन्होंने अंधेरे में डाला है, उनके भविष्य को भी उन्होंने अंधेरे में डाला है। अब क्या हम संवाद के लिए सरकार से तैयार हैं, क्योंकि अनशन, आमरण, आंदोलन किसी भी दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान संवाद से होता है। तो हम संवाद के लिए तैयार हैं। अगर संवाद करना चाहती है सरकार तो सरकार बुलाए या सरकार आए, हम दोनों पर। लेकिन हाँ, हमारी शर्तें जो हैं वो माननी पड़ेगी सरकार को। वो तर्क दें कि वो किस आधार पर इन्होंने किया। PhD का मान लीजिए 30 नंबर मिला करता था, आप 11 कर दिए। JRF का भी वाई PhD = 11, हाउ, कैसे, क्यों, कब, कैसे कर दिया आपने? क्या तर्क था आपके पास करने का? ये जवाब देना होगा सरकार को। अगर सरकार नहीं जवाब देगी तो ये आमरण अनशन चलेगा। देखिए 2 साथी बीमार पड़ गए और स्थिति ये थी कि हॉस्पिटल में पानी भर गया था रात में, हम ले नहीं जा सकते थे। एम्बुलेंस बुलाकर उनके परिवार के लोग आनंद फानंद में ले गए थे कि इलाज करा रहा है, उनका इलाज बेचारे का चल रहा है। वो मैंने मॉनिटरिंग की जा रही है। और एक तो पीछे गर्दनी बाग हॉस्पिटल में सुबह भर्ती कराया मैंने आकर। एक कुमुद पटेल जी हैं बेचारे, टिके हुए और टिके रहेंगे, अभी टिके रहेंगे। अगर इनकी स्थिति खराब होती है तो हम लोग फिर सोएंगे। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे बातचीत करने? देखिए सर, एक डेलीगेशन मीट शिक्षा मंत्री के साथ हमारा उस शिक्षा मंत्री को के साथ हुआ था, लेकिन हमको लगता है उनको कुछ बुझाता हो जाता नहीं। हम यही कहेंगे ना, उनको कुछ बुझाता नहीं। उस शिक्षा मंत्री को कोई ज्ञान नहीं है इस मामले में। सरकार बस वो नाम के उस शिक्षा मंत्री हटा देना चाहिए, कोई अच्छे एकेडमिशियन को लाना चाहिए। उनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए, आमरण अनशन पर बैठे हैं, थोड़ी सी बातचीत हम करने की कोशिश भी करेंगे कि बात करने की स्थिति में है कि नहीं। सो रहे हैं क्या भैया? कब तक आप बैठे रहिएगा ऐसे ही? जब तक हम बीमार बातें नहीं रहता। आपके 2 साथी की तबीयत भी खराब होगी। हाँ, 2 लोग हमारे अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कोई हम लोग कुछ सीट नहीं दे रहा है। डेलीगेट लोग आया था, बोला कि राज्यपाल से मिलाते हैं। तो ठीक है, टाइम रखे हमारे लोग जाएंगे, अगर 7 तक कॉल होगी तो फिर हम लोग आपकी तबीयत बिगड़ गई, पिछले 11 दिन से आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। रात में छाती में, पेट में दर्द होने लगा, कपार दर्द करने लगा और हिचकी बहुत ज़्यादा आने लगी। तो हॉस्पिटल में लोगों ने लेकर आए और उस हॉस्पिटल के सहयोग से अभी राहत है। सब कई पानी वानी चढ़ा, 3-4 बोतल और सुई लोग दिया, सब अभी ठीक है थोड़ा बहुत सब। आमरण अनशन आप लोग कर रहे हैं, सरकार आपकी बात भी नहीं सुन पा रही है। देखिए, और भाई है कुमुद पटेल जी है कन्वीनर साहब। मेरी तो तबीयत खराब हो गई तब तो अनशन टूट गया, लेकिन उनके साथ मजबूती के साथ रहेंगे। 1-2 दिन के बाद हम ठीक हो जाते हैं तो फिर हम उनके साथ सहयोग में बैठेंगे। लेकिन अब तो आमरण अनशन मेरा नहीं रहेगा क्योंकि अब टूट गया।
तो वो रहेंगे और उनके साथ हम लोग मजबूती के साथ सहयोग करेंगे। बात जो है वो कि मानी जाएगी। संघर्ष जारी रहेगा, देखिए कितना दिन होता है, संघर्ष तो जारी रहेगा जब तक ले संघर्ष में विजेता नहीं होता है। लिए ज़्यादा इनसे बुलवाना सही नहीं है, आमरण अनशन पर है। यूँ कह सकते हैं कि ये बिहार के सोनम वांगचुक जो पिछले 11 दिन से लगातार यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनके 2 साथी की तबीयत भी खराब हो गई है और जो पीएचडी होल्डर है वो उच्च शिक्षा मंत्री से भी बातचीत करने के लिए, हालांकि उन्होंने कहा कि जो कुंदन जी थे उन्होंने कहा कि उनको समझ नहीं आता है। अधिकारी से बातचीत होगी, शिक्षा मंत्री से बातचीत होगी, सरकार का कोई आता है आदमी तो उनसे बातचीत वो करेंगे। आगे इस पर क्या होता है हम अपडेट आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।